नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एमपी के सियासी नक्शे में है वो कौन सा इलाका जहां चुनाव हारने के बाद नेता बनते हैं सिकंदर। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कैसे पलटी बाजी, सियासत से अदालत तक की पूरी कहानी और ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत निकाय चुनाव कैसे बने, कांग्रेस की चुनौती। देखिए, खबर में दम है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अदालती लड़ाई में कई ट्विस्ट आए, लेकिन क्लाइमैक्स तब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराए जाने का फैसला दे दिया। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी में कैसे रातों रात बदली और बनी नई रणनीति, देखिए खबर में दम है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे, लेकिन इस फैसले के बाद सरकार एक्टिव हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनन फानन में अपना विदेश दौरा तक रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के स्पेशल विमान से दिल्ली पहुंचे और सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ वरिष्ठ वकीलों के एक पैनल के साथ मंथन किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर कैसे बदली कहानी, कैसे पलट गई आखिरी वक्त पर पूरी बाजी। तो सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने का आदेश दे चुका था, लेकिन सरकार ने एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। सीएम शिवराज अपना विदेश दौरा रद्द कर देते हैं और दिल्ली का रुख करते हैं। सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात और वकीलों के पैनल से चर्चा के बाद कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल की जाती है। कोर्ट से आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने का आग्रह किया जाता है। इस बीच ओबीसी आयोग भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद हो जाता है। ओबीसी कमीशन की पंचायतवार आरक्षण की रिपोर्ट विशेष विमान से दिल्ली भेजी जाती है और सरकार की समय से की गई कोशिशों से बाजी पलट जाती है। कुल मतदाताओं में ओबीसी के कितने मतदाता, इसकी गणना रोजगार सहायक, पंचायत के सचिव, पटवारी से कराई। उसकी सत्यापित कॉपी हमने सीओ जनपद पंचायत, सीओ जिला पंचायत और कलेक्टर से प्राप्त की। उसके बाद में टोटल उस पंचायत में कितना है वो निकाला, फिर उस जनपद क्षेत्र में कितना प्रतिशत बैठता है वो निकाला, जिला पंचायत क्षेत्र में कितना प्रतिशत बैठता है वो निकाला और जिले का पूरा विस्तृत प्रतिवेदन 600 पेजों का हमने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया, जिसको मान्यता देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय सुनाया। लेकिन क्लाइमैक्स के बाद बढ़ी कहानी में ट्विस्ट कई हैं। जाहिर है निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली बीजेपी अब इसके क्रेडिट लेते हुए चुनाव में उतरने की तैयारी में है और कांग्रेस पलट गई बाजी को संभालने कह रही है कि 27% आरक्षण तो अब भी नहीं मिला। तत्काल हमने गौरी शंकर बिसेन जी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया और आयोग ने दिनों रात मेहनत की, गांव-गांव घूमे और अकेला आयोग नहीं, पूरी सरकार आयोग के साथ लगा दी थी। मैंने प्रदीप बता रहे, पूरी सरकार, सारे कलेक्टर्स लगा दिए थे। सबको कहा था तथ्यात्मक आंकड़े दो, ऊपर से लेकर नीचे तक कर्मचारी, अधिकारी आंख से जुटाने का काम कर रहे थे दिन और रात। ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। खींच तान के ऐसा आरक्षण ला रहे हैं जहां घोर अन्याय होगा, कहीं 5% मिलेगा, कहीं 7% मिलेगा और प्रचार कर रहे हैं कि आरक्षण हो गया। आरक्षण की बात नहीं है, प्रश्न है कितना आरक्षण हुआ, कितने प्रतिशत आरक्षण हुआ, ये प्रश्न है और ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर। हालांकि एक्शन और सस्पेंस से भरपूर ओबीसी आरक्षण के इस सियासी सीन में द एंड पंचायत और निकाय चुनाव के बाद भी नहीं आएगा। ओबीसी आरक्षण की कहानी का असल सीन 2023 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
पंचायत और निकाय चुनाव में उतर रही कांग्रेस क्या फिर ओबीसी आरक्षण को ही मुद्दा बनाने की तैयारी में है? चिंतन बैठक के बाद एमपी में पहले लोकल बॉडी और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के सामने कहां और कितनी चुनौतियां हैं, देखिए खबर में दम है। दो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत और निकाय के चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को लेकर कमर कसती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या है कांग्रेस की इन चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती? आखिरी गेंद पर छक्के के अंदाज में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने कहानी पलट दी। लेकिन सवाल ये, हाथ से छूटी गेंद से बिगड़े हालात को कैसे संभालेगी कांग्रेस? ओबीसी आरक्षण पर फैसला आने के तुरंत बाद बुलाई गई पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक और पार्टी में तय किया गया कि कांग्रेस का मुद्दा तो ओबीसी आरक्षण ही रहेगा। अब इस सवाल के साथ कि बीजेपी की वजह से ओबीसी को मिलने वाला 27% आरक्षण भी इस वर्ग के हाथ से निकल गया। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, आरक्षण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, पर सच बात यह है कि मिले हुए अधिकार को इन्होंने छीन लिया, संख्या हमारी कम कर दी और पूरी व्यवस्था को चौपट करने का, तहस नहस करने का काम किया। इसके लिए भाजपा के सरकार के में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ अधिकार छीनते हैं और दूसरी तरफ जश्न मनाते हैं। बेशर्मी की हद कर दी इन लोगों ने। उधर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पूरा क्रेडिट लेते हुए चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी की कांग्रेस को लेकर चिंता ये कि पहले पार्टी अपना वजूद तो बचा ले। देखिए, कांग्रेस जो है वो बैठकों तक ही सीमित है, मैदान में कहीं कुछ है नहीं। इस समय तो कांग्रेस के सामने चुनौती कांग्रेस को बचाने की है, चुनाव की नहीं है। और इसलिए सारी कांग्रेस में जो लोग भी है वो कांग्रेस को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। तो पहले कांग्रेस बचा लें, फिर चुनाव की बात करें। असल में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का असर निकाय चुनाव से शुरू होकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक जाएगा। तभी तो पार्टी की उम्मीदवारी में भी 27% आरक्षण देने का दांव भी खेल गई हैं पार्टियां कि ओबीसी को अपना बनाने में कोई कसर ना रह जाए। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी के सियासी नक्शे में एक ऐसा इलाका है जहां जीतने वाला नहीं, हारने वाला बनता है सिकंदर। इस इलाके के लिए कहा जाता है कि यहां मिली हार के बाद ही किसी नेता की जिंदगी में जीत के साथ तरक्की का रास्ता मजबूत होता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर गोविंद सिंह तक फहरिस्त लंबी है। ग्वालियर चंबल में जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी बने हैं सिकंदर, देखिए खबर में दम है। एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में हारने वाले भी सिकंदर बन जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये वो बड़े नाम हैं जो ग्वालियर चंबल अंचल में हारने के बाद भी सियासत के सिकंदर बन गए। कोई सीएम बना तो कोई पीएम बना। यही वजह है कि ग्वालियर में जो हारा वो भी सिकंदर बन गया। तो क्या माने कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में नेता हारकर भी खुशी मनाएंगे, इस उम्मीद में कि ये हार उन्हें सियासत में बड़ी जीत और रास्ता देगी। हुआ तो यही है अब तक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर गोविंद सिंह, लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। ग्वालियर चंबल के सियासी मैदान में जो पटखनी खाने के बाद ही राजनीति के सितारे बने। अटल बिहारी वाजपेयी को लें, वो देश के प्रधानमंत्री बने और माधवराव के अगेंस्ट एक लंबी हार उन्होंने इस ग्वालियर में देखी। आपने देखा होगा वसुंधरा राजे सिंधिया भिंड रतिया लोकसभा चुनाव क्षेत्र से भी हार के राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में राघोगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह के अगेंस्ट हारे, वो भी मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये भी माना जाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर भी एक बड़े लीडर हैं देश के और उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये पक्की बात है
कि ग्वालियर चंबल संभाग की तासीर ने हराकर भी लोगों को बड़ा लीडर बनाया है, और जब हारता है कोई लीडर तो उतने ही अग्रेसिव होकर आगे बढ़ता, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से हारे, लेकिन आज वो इतनी बड़ी ताकत बन गए हैं भाजपा में कि वो कांग्रेस से भी ज्यादा हाइट पर हैं। 1984 में ग्वालियर लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया के सामने चुनाव लड़े। अटल जी 2.25 लाख वोट से हारे। आगे चलकर अटल जी देश के पीएम बने। 1993 में नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर विधानसभा सीट पर 671 वोट से चुनाव हार गए थे। बाद में प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंचे। राजनीतिक दलों की निगाह में सियासत का यही खेल है कि किसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दे। इसलिए राजनीति में हमेशा संभावना रहती है। जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग का सवाल है, किसको कब सर पे बिठाल रहे, किसको कब नीचे बिठाल दे, फर्श पे बिठाल दे, तो कब आदमी अर्श पे आ जाए राजनीति में और कब फर्श पे पहुंच जाए, ये ग्वालियर चंबल संभाग में हमेशा होता रहा है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, ये तो संभावनाओं का क्षेत्र है, संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। और दूसरी और अहम बात ये होती है कि व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व क्या है, उसका टैलेंट क्या है और उसका जनता से कनेक्ट क्या है। यदि मासेस का लीडर है, किन्हीं भी कारणों से ऐसी देश काल परिस्थिति बन गई कि वो हार गए एक बार, इसका अर्थ कभी नहीं। अटल जी और इस प्रकार के कई ऐसे उदाहरण हैं, हमारे कांग्रेस के भी उदाहरण हैं कई इस प्रकार के। तो मुझे लगता है राजनीति में संभावनाओं का क्षेत्र है, इसलिए ऐसी संभावनाएं हमेशा सदैव बनी रहती हैं। ग्वालियर चंबल में मात से मिलती है जीत और तरक्की का रास्ता, और इत्तेफाक से यही वो इलाका भी जहां की सियासत ने हार को जीत में और जीत को हार में तब्दील किया है। 2018 का विधानसभा चुनाव और 2020 का उपचुनाव इस बात की तस्दीक है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश में कोयला संकट की वजह से कई राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आ गई है। कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे दिन रात कोयला सप्लाई भी कर रहा है, लेकिन इस देशव्यापी समस्या के बीच छत्तीसगढ़ में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस गेवरा में सैकड़ों लोग और गाड़ियों से खुल्लम खुल्ला कोयले की चोरी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। उधर यह वीडियो सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत तेजी से गर्मा रही है। बीजेपी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, वहीं राज्य भी मामले की जांच में जुट गया है। देखिए खबर में दम है। छत्तीसगढ़ से वायरल हुए कोयला चोरी के चंद मिनटों के वीडियो ने न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। दिलचस्प बात यह है कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो बहुचर्चित फिल्म केजीएफ की भी याद दिलाता है। इस वीडियो के वायरल होने से जिस तरह से पूरे तंत्र में हड़कंप है, उसके साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार के बीच अब सियासत भी गर्मा गई है। फिल्मों में भले ही देखा हो, लेकिन हकीकत में ऐसी तस्वीर शायद ही कभी देखी हो। सैकड़ों हजारों लोग कोल माइंस से कोयला लेकर यूं जा रहे हैं जैसे देश में कोयला फ्री में बंट रहा हो। ये हालात तब हैं जब कोयले की किल्लत से देशव्यापी बिजली संकट पैदा है। यात्री ट्रेनों को रद्द कर मालगाड़ियों से पावर स्टेशन तक कोयला पहुंचाया जा रहा है। जाहिर है इन हालातों में अगर कोयला चोरी की ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो बवाल तो मचेगा ही ना। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस गेवरा का है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मौजूद गेवरा माइंस पूरी दुनिया में मशहूर है। ये खदान SCCL की है जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों का पहरा है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि माइंस में कोयला चोरी रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। इस मामले को लेकर अब सूबे में सियासत तेजी से गर्मा रही है। बीजेपी का आरोप है कि बिना संरक्षण के ऐसा मुमकिन नहीं। पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई शायद जांच करे तो पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। देखो, इतना बड़ा जब चोरी होगा तो केवल नीचे स्तर के लोग चोरी करके ले जाए, मुझे नहीं लगता। जब तक बड़े लोग उसमें मिले ना हो, जब तक उनका संरक्षण ना हो, और ऐसे संरक्षण जब प्राप्त लोग होंगे तो राजस्व की हानि अरबों रुपए की होगी और जो हो रही है ब्रेक लगनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। कांग्रेस ने कहा है कि SCCL की खदानों की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों की है। ऐसे में बीजेपी को सीबीआई जांच के लिए केंद्र को खत लिखना चाहिए। हम लोगों ने भी देखा गेवरा माइंस का वीडियो वायरल किया गया है,
और प्रशासन ने बड़ी संजीदगी के साथ इसको गंभीरता से लिया है। हमारे अधिकारियों ने इसमें जांच का भी आदेश दिया हुआ है, लेकिन कुछ मीडिया ने इसको, ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसको फर्जी भी बता रहे हैं। तो ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक इसकी बड़ी जांच की अगर मांग कर रहे हैं तो कॉलरी, कोल माइंस, इसकी सिक्योरिटी की जवाबदारी तो केंद्र सरकार की, तो उनको ये मांग तो केंद्र सरकार को प्रेषित करना चाहिए। कलेक्टर और एसपी ने गेवरा कोल माइंस का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उनका भी यही कहना है कि जिम्मेदारी सीआईएसएफ की है। उधर बिलासपुर आईजी इस बात की जांच भी कर रहे हैं कि क्या ये वीडियो गेवरा का है। इस मामले में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है, जो तमाम सवालों और पहलुओं की जांच करेगी। कोयला चोरी का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब खदान के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अब भी कई सवाल खड़े हैं कि क्या वीडियो जिस दिन बनाया गया केवल उसी दिन कोयले की चोरी हो रही थी या फिर पिछले कई सालों से इसी तरह से कोयला चोरी जारी है। क्या कोई रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है या फिर कई सफेद पोश हैं जो इस काले कारनामे को अब तक अंजाम दे रहे थे। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है, इसके बाद देखना यह होगा कि आखिर जांच के बाद कौन कौन से सफेद पोश चेहरे सामने आते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए उम्मीदवारों पर चर्चा शुरू है। कांग्रेस में एक तरफ जहां प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा हो रही है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने भी अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी। देखिए खबर में दम है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए वो 2 चेहरे कौन होंगे, इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं गरमाने लगी हैं। जैसे जैसे राज्यसभा के चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी से जहां पर अलग अलग चेहरे जो है वो दावे करते नजर आ रहे हैं, वहीं एक बात इस बात को लेकर भी कही जा रही है कि क्या प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की तरफ से राज्यसभा सीट के लिए जाएंगी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। दोनों ही सीटें कांग्रेस को जानी तय है, जिसके बाद अब दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी में जहां प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा जोरों पर है, वहीं कुछ अन्य नेता भी सामने आने लगे हैं। इनमें अजय साहू के साथ पूर्व सांसद पीआर खूंटे के नाम सामने आए हैं। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे प्रियंका गांधी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका जी अगर चाहेंगी तो छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा स्थान है, अच्छा प्रदेश है, जहां कांग्रेस के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 3/4 से ज़्यादा मेजॉरिटी है। तो यहां से प्रियंका जी जाए तो हमें खुशी होगी, लेकिन ये सब तय करने का काम हाईकमांड का है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके कौन राज्यसभा के लिए नामांकित होंगे, ये हाईकमांड आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके फाइनल करेंगे। उधर कांग्रेस के पूर्व सांसद पीआर खूंटे भी राज्यसभा जाने के लिए बेचैन हैं। इसके लिए वह जातिगत कार्ड खेल रहे हैं। उनका कहना है कि 55 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। ऐसे में उन्होंने राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। तो उधर कांग्रेस के ही एक अन्य नेता अजय साहू ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। जो है राज्यसभा के लिए वो तय करेंगे, और इसीलिए जो है पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते पिछले 22 साल से मैं पार्टी की सेवा करते आ रहा हूं। इस नाते जो है मेरा हक भी बनता है राज्यसभा में जाने का। इसलिए मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, पीएल पुनिया जी को, प्रियंका गांधी जी को, हमारे प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया जी से लेकर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय मोहन मरकाम जी से मैंने को पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के चरणदास महंत भी राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि राज्यसभा के लिए नाम का चयन हाईकमान और पीसीसी अध्यक्ष के साथ चर्चा के बाद तय होगा। इधर बीजेपी प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा आने के बाद कांग्रेस पर हमला कर रही है और इसे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय बता रही है। छत्तीसगढ़ियों की बात ही नहीं करते, बल्कि ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए सब कुछ करती है। आज